हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का एस केमिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम ट्वेल्थ का जो न्यू चैप्टर है जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रिया, वो उसके आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और शुरू के कुछ पॉइंट कवर करेंगे। तो हम सभी को आयंस के बारे में अच्छी तरह से पता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी हमें पता है। तो ये बहुत सी सिंपल कंसेप्ट है और एक बहुत सा बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर में। चैप्टर भी बहुत इजी है और अगर हमने अच्छी तरह से कंसेप्चुअल बेस से अगर इस चैप्टर को पढ़ा तो हम अच्छी तरह से इस चैप्टर को कर सकते हैं और अच्छे से मार्क भी इसके गेन कर सकते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आयंस आयंस के बारे में तो सभी पता है, जैसे कि सोडियम आयंस रहते हैं, पोटेशियम आयंस रहते हैं। आयंस के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन जो पूरा वर्ड है आयोनिक इक्विलिब्रियम वो क्या होता है वो हम पहले थोड़ी सी समझ लेते हैं कंसेप्चुअल। बाद में हम हमारे जो थ्योरेटिकल और कैलकुलेशन पार्ट है उसकी तरफ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मोलिक्यूल। तो हमें पता है कि मोलिकुल्स रहते हैं और मोलिकुल्स के भी टाइप रहते हैं, जैसे कि आयोनाइज मोलिकुल, डी आयोनाइज मोलिकुल। जैसे कि वाटर है जो मोलिकुल है वो डी आयोनाइज मोलिकुल है। लेकिन हम अगर एग्जांपल लेते हैं किसका, NaCl। फिर ये जो सॉल्ट है ये एक आयोनाइज सॉल्ट है, जैसे कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। ये हम सभी को ये बेसिक बातें हैं, ये तो हम हर किसी को पता होती है, जो कि हम जब वैसे भी तो हम इस बात को 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका ही यूज़ करते हैं हम, जो केमिकल रिएक्शंस या फिर जो सॉल्यूशंस बने हुए रहते हैं उसमें ये सब बेसिक चीज़ें ही रहती है। तो देखो, जो H+ and OH ions and unionized water molecules are the example of ionic equilibria. And another also examples of that weak acid and weak bases and their salts and their ions are also examples of ions. Or solid salt and its ions in water are also great examples of आयंस। तो जब हम आयंस की बात करते हैं और इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए, उसके बाद ही हम पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखो, द सब्सटेंस विच गिव राइज टू आयंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो आयंस जिससे आयंस ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कि ऐसा कोई भी सब्सट्रैक्ट ले लो जो कि आयंस रिलीज करता है, वो कौन से भी आयंस हो या फिर सोडियम्स हो, कौन से भी आयंस हो, पोटेशियम हो, वो अगर सब्सट्रैक्ट आयंस को रिलीज करता है तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, लेकिन कब बनेगा, व्हेन डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने सॉल्ट ले लिया और सॉल्ट को अगर हमने वाटर में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, उससे सोडियम प्लस और क्लोरीन ये जो दो आयंस है दोनों आयंस सेपरेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ही यही है कि जब हम उसको किसी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। जो हमारा वाटर होता है वो आयोनाइज वाटर बन जाता है, यानी कि उससे सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस वो जो सेपरेट हो जाते हैं। वैसे ही इनके एसिड में भी वैसे ही होता है कि जो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया HCl या फिर HF, अगर हमने उसको वाटर में डाला तो क्या हो जाता है, H+ आयंस और F नेगेटिव आयंस, और H+ आयन और H और Cl नेगेटिव आयंस, ये जो दो आयंस रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो उन्हीं को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स को कौन से बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट को 2 बेसिक पे क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक जो होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम दोनों को डिस्टिंग्विश किस तरह से कर सकते हैं हम पहले समझ लेते हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको रीड करके भी समझ में आ सकता है, लेकिन जो उसके पीछे की जो कंसेप्ट रहती है वो समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाती ना तो फिर आप उस कंसेप्ट और आपको ऐसा ही क्यों अगर आप ऐसा थिंकिंग करने लग जाते तो आपका वो पॉइंट परफेक्ट बन जाता है और हमेशा के लिए याद रह जाता है वो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स
क्या होते हैं, पहले हमने ये देखा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो किसी भी सॉल्वेंट या फिर किसी भी सॉल्यूशन में डालने के बाद वो उस सॉल्वेंट को आयनाइज बना देते, जिसके पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस दोनों आयंस सेपरेट हो जाते। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और उसमें भी हम आगे जाकर क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देख रहे हैं। उसमें भी एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें कि जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि हमने NaCl वाटर में डाला, यानी कि ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। तो कंसीडर करो कि हमने 100 मोलिक्यूल लिए, किसके, NaCl के, जो हम सॉल्ट रहता है हमारा इडेबल सॉल्ट, उसके हमने समझो कि NaCl के हमने 100 मोलिक्यूल लिए, कितने, 100, और उसको हमने वाटर में डाला। वाटर में डालने के बाद क्या हुआ, हमें 100 Na आयंस मिले, Na प्लस आयंस मिले, और 100 ही Cl नेगेटिव आयंस मिले। यानी कि जो हमारा सॉल्ट है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया, यानी कि वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना। आ गया समझ में। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, जो कि हमने 100 आउट ऑफ 100 डाले, उसमें से 50% भी आयोनाइजेशन हो पाए। यानी कि हमने 100 मोलिक्यूल NaCl के लिए, और उसमें अगर हमने उसका वाटर में डाला तो क्या हुआ, हमें सिर्फ 50 ही Na प्लस आयंस मिले और 50 ही Cl नेगेटिव आयंस मिले। यानी कि जो हमारा सोल्यूशन है वो पार्शियली आयोनाइज हो गए। तो ऐसे कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट्स मानेंगे। और वैसे भी तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रैक्ट वी आर क्लासिफाइड इट इज इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स, बेस इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि हमने NaOH ले लिया, तो वो NaOH एक बेस है, वो भी वाटर में, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर उसमें हम वाटर में डालेंगे उसको तो Na प्लस और OH नेगेटिव आयंस सेपरेट हो जाएंगे। और कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ एसिड होते हैं, ये सभी एक इलेक्ट्रोलाइट आते हैं। और जो उनकी जो डिसोसिएशन की जो प्रॉपर्टी रहती है वो सेपरेशन रहता है, जो कि प्लस आयंस और नेगेटिव आयंस जो सेपरेट होता है, उसके बेसिस पर हम उसके कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि हमें अगर कंसेप्ट समझ में आ गई तो हम डेफिनेशन भी पेपर में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है ये हम थोड़े से देखते हैं। The electrolytes which dissociate to a smaller extent in aqueous solution are weak electrolytes. ओके, यानी कि जो स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं वाटर में या फिर सॉल्वेंट में या फिर किसी भी सॉल्यूशन में, हम उसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो वीक एसिड्स एंड वीक बेस बिलोंग टू दिस क्लास। यानी कि यहाँ पर पहले वीक एसिड का कुछ एग्जांपल होगा तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, हमें बता दो। जैसे कि एसिडिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, और वीक बेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वीक बेस मेरे हिसाब से जो जैसे कि NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मुझे याद नहीं आ रहा वो एग्जांपल वीक बेस का, मैं आपको याद आया तो बता दूंगा। देखो, द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट ओनली पार्शियली इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पार्शियली डाइल्यूट सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। एंड इक्विलिब्रियम थस कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन द आयंस एंड नॉन आयोनाइज मोलिक्यूल। यानी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब थोड़े से हम इक्विलिब्रिया के ओर आ जाते हैं। जो आयोनाइज मोलिक्यूल होते हैं, हमें पता है कि कुछ आयोनाइज मोलिक्यूल होते हैं और कुछ नॉन आयोनाइज मोलिक्यूल होते हैं। यानी कि हमने अभी देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर बात करते हुए हमने डिस्कस किया कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, यानी कि उसमें कुछ आयोनाइज हो जाते हैं, कुछ रिमेनिंग एज इट इज रह जाते हैं। तो उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। कौन से दोनों के बीच में, आयोनाइज मोलिक्यूल और डी आयोनाइज मोलिक्यूल दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो उसको हम जो रिएक्शन रहती है या फिर उसको हम डबल, दोनों के बीच में एक डबल एरो देकर उसको हम डिनोट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर उसकी जानकारी दी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जो दोनों के बीच जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है
ये जो कंसेप्ट है वो उसी से रिलेटेड है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि उसका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है। अगर हमने 100 मोलिकुल लेने सेल के लिए और उसको हमने वाटर में डाल दिया तो उसमें से कितने मोलिकुल डिसोसिएट होंगे, कितने मोलिकुल का आयोनाइजेशन होगा, कितने मोलिकुल रिमेन एज इट इज़ रहेंगे, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन अगर हम थोड़े से बुक के लैंग्वेज में जाएंगे तो देखो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि हमें अगर किसी भी आयंस को उसको अगर नापना होगा तो आप हम उसको मोल्स के अंदर नाप सकते हैं। तो इसलिए हमें यह बताया कि इट इज़ डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन यानी कि एक छोटा सा पार्ट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एक छोटा सा पार्ट किसके अंदर का, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अल्फा का जो साइन दिया है वो एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोट करता है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर नंबर्स ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिया वाला है। यानी कि जो देखो, अगर हमने ऐसे समझो कि 100 मोल का सोल्यूशन है, कोई भी 100 मोल का सॉल्ट है या फिर 100 मोल का इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने उसको वाटर में ऐड कर दिया तो उस 100 मोल में से कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट होते हैं उसी को ही कैलकुलेट करना को कहते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हमें परसेंट ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना होगा तो हमें सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें डिग्री परसेंट ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई करने का। तो हमें पता है कि हम जो परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ रहता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं उसको हम 100 कंसिडर करते हैं और उसके हिसाब से हम कितने परसेंटेज ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए उसको हम कैलकुलेट करते हैं। और जो इफ सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन इलेक्ट्रोलाइट्स द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैशन एंड एनायंस इज अल्फा इंटू सी मोल डेकामीटर क्यूब। अगर उन्होंने हमें बताया कि जो इफ सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर सी को अगर हम उस सॉल्यूशन के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं तो हमें जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो पता चल जाता है। जैसे कि हम अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पता चल जाता है। ओके, तो अब हम थोड़े से आगे जाएंगे, डिप में जाएंगे और हम अब आते हैं हम एसिड और बेस की तरफ। तो हमें पता है कि एसिड वी आर द फैमिलियर विथ एसिड एंड बेस, क्योंकि हम बचपन से ही हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन एसिड बेस ये नाम पता है। उसके अंदर केमिकल क्या होते हैं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने ये बात बचपन से ही सुनी है, एसिड है, बेस है, एसिड से ये होता है वो होता है, उसके बारे में हमने जाना है। तो जो एसिडिक एसिड इज़ फाउंड इन विनेगार, सिट्रिक एसिड फाउंड इन लेमन्स। तो एसिडिक एसिड हमें पता है एसिडिक एसिड, लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है वो सब बातें हमें देखते ही हमें समझ में आना चाहिए। तो जो एसिडिक एसिड रहता है उसका फॉर्मूला रहता है CH3 डबल बॉन्ड OH, उसी को हम एसिडिक एसिड कहते हैं। और जो एसिडिक एसिड रहता है वो कहाँ पर हमें मिलता है, वो हमें वो जो एसिडिक एसिड रहता है वो विनेगर में मिलता है। और जो सिट्रिक एसिड रहता है, ये बात सभी को एक जनरल नॉलेज की तरह हर किसी को पता होनी चाहिए कि एसिडिक एसिड विनेगर में रहता है, सिट्रिक एसिड जो रहता है वो लेमन में रहता है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है वो एंटासिड में रहता है। अमोनिया जो रहता है वो हम हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं या फिर खेत में भी हम इसका यूज़ करते हैं। द टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमेरियन पेस्ट, यानी कि जो हमें पता है कि हमें वो चीन्स के प्लांट पता है, वो जो कि चीन्स आते हैं उसको जो बहुत खट्टे रहते हैं वो उसमें भी टार्टरिक एसिड रहता है।
these are some acids and base we come across in everyday life। तो ये जो हमने जो एग्जांपल देखे कि वो जो एसिड है हम डेली टुडे लाइफ में यूज़ करते हैं एसिड और सच बेसिस। तो ओके, तो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, तो जिसमें हमें बताया कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ थेरियाँ प्रपोज की, जैसे कि आर्रेनियस थ्योरी हो गई, लेविस एसिड बेस थ्योरी हो गई और ब्रॉन्स्टेन लोरिस थ्योरी हो गई। ऐसे बहुत सारे थ्योरीज बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज की। हर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड और बेस की डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट व्यू से पहले कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लेने हैं, उसके बाद हम ज़्यादा डीप में देखेंगे। तो एसिड क्या होता है ये हम देखेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे समझो कि अब हम आर्रेनियस थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। अब पहले इसको आर्रेनियस में क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, और जो लेविस थ्योरी है उसमें क्या होता है, उसमें एसिड की क्या डेफिनेशन दी है वो हमें पता होना चाहिए। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी जो है उसमें क्या डेफिनेशन दी है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम एसिड की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी, तो जब हम एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड या फिर थ्योरी बेस जो रहता है एग्ज़ाम, उसको अगर हम टारगेट करना होगा तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आर्रेनियस ने क्या बताया, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया और लोरिस ने क्या बताया, हमें कंपैरेटिवली याद रखना है। तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कि आप किस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो पहले हम जाएंगे आर्रेनियस थ्योरी। तो देखो आर एंड यस इसमें आता है, आर एंड यस इसको ऐसे बोलने का, ये जो आर्रेनियस है उसको आर्रेनियस नहीं बोलने का, उसको बोलने का आर एंड यस। कौन सी थ्योरी, आर एंड यस, ऐसा बोलने का, यानी कि हमारे पास आ रहा है आर और यस। तो देखो इस बात को हम एक कंसेप्ट भी लेंगे और उसको याद नहीं रहता, इसके लिए हम ट्रिक भी लगाए हमने आर एंड यस थ्योरी। जो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी एसिड एंड बेस क्या होते हैं अब हम देखते हैं। एसिड क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी, एसिड आर द सब्सटेंस which contains hydrogens and give rise to H+ ions in an aqueous solution। तो पहली बात ये नोट कर लो कि हमें डेफिनेशन किस तरह से हम राइट करनी कि द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी। अगर हमें ऐसा पूछा है तो हमें अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी लिखना है। अगर हम उसमें अगर लोरी की डेफिनेशन लिखेंगे एसिड की तो हमें मार्क नहीं देगा एग्जामिनर। तो हमें आर्रेनियस के बारे में पूछा तो हमें आर्रेनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसकी डेफिनेशन बतानी होगी। तो एक ऐसी बात समझ लो कि आर्रेनियस जो थी सबसे पहले थ्योरी थी, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, एकदम सिंपल थ्योरी, जैसे कि आपको पता है एसिड की डेफिनेशन उसी की तरह से एसिड की डेफिनेशन आर्रेनियस ने दी है। उसमें उसने बताया है कि जो एसिड आर द सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन्स कंटेंट रहता है और वो जो H+ आयंस रिलीज करता है आफ्टर इन एक्वेस सॉल्यूशन में। अगर ऐसा कोई भी केमिकल्स हो, अगर उसको हम अगर वाटर में डाल देते तो वो आयंस के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, यानी कि हमारा H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन दोनों सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि जो H+ है वो एज अ एसिड एक्वेस सॉल्यूशन में वर्क करता है, इसलिए हम उसको आर्रेनियस एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बेस्ट एग्जांपल भी दिया है कि HCl, और HCl को हमने वाटर में डाला तो क्या हो जाता है, हमें H+ मिल जाता है और Cl नेगेटिव मिल जाता है। लेकिन जो H+ आयंस है वो एक्वेस सॉल्यूशन में, और वो किसको फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है आर्रेनियस थ्योरी को, उसके वजह से हम उसको कहेंगे आर्रेनियस एसिड। और आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। देखो नेक्स्ट, आर्रेनियस डिस्क्राइब H+ ions in water as bare ions. They hydrate in an aqueous solution and thus represented as hydronium ions, H3O+ ions. We herewith conventionally represent them as H+ ions। तो ये जो एकदम बेसिक प्रिंसिपल है, हमें पता है कि जो वाटर मोलिक्यूल रहता है, जो टेट्राहेड्रल वाटर मोलिक्यूल रहता है, जैसे कि H2O, थोड़ा सा आपको ड्रा करके समझा देने की ट्राई करता हूँ कि कैसा होता है आखिर। इधर देखो
ये जो ऑक्सीजन रहते हैं उसके पास रहते हैं लोन पेयर, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, H प्लस आयंस क्रिएट हो जाता है। H प्लस यानी कि उसमें एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है। इसकी वजह से हमें पता है कि कोई भी अगर एटम हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और कौन सा भी ऐसा एटम हो जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। H प्लस H आयन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और वो हमेशा एक उसको स्टेबल बनने के लिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, और उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, अगर हमने उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला। तो जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहते हैं, वो लोन पेयर वो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, यानी कि दूसरा जो हाइड्रोजन आ जाता है तो वो यहाँ पर आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उस H प्लस आयन को भी स्टेबिलिटी मिल जाती है, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक ये जो आयंस बना है उसको हम हाइड्रोनियम आयंस भी कह सकते हैं उसको, और H3O प्लस इसको ये भी हम कह सकते हैं। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। तो ये जो डू यू नो, आपको पता है, ऐसा इन्होंने पूछा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है वो हमें पता है कि हमारे जो स्टमक रहता है उसमें HCl रहता है, तो उसका फंक्शन क्या है। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस रहता है हमारे बॉडी में जो पैनक्रियास सिक्रेट करता है, तो उसका जो फंक्शन रहता है वो क्या है, और वो उसको कहाँ से सिक्रेट करती है, तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे गई है। तो हम देखेंगे कि बेस की डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग अर्नेस्ट थ्योरी। तो बेस इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन OH ग्रुप्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड आरएनएस बेस। तो जैसे कि हमने एसिड देखा, एसिड क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, और जो बेस रहता है वो हमेशा OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम इस तरह से कंसेप्चुअल और कंपैरेटिवली इसको याद रख सकते हैं कि आरएनएस ने बताया कि एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच लूजेस H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और बेस, अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज OH नेगेटिव आयंस